विद्यार्थी आप लोग हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करता हूँ कि आप बच्चों की स्वस्थ होंगे। आप विदित है कि हम अपनी 2024 के प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी करवा रहे हैं 2025 भर्ती की, और आपकी लक्ष्य है कांस्टेबल 2025 को क्रैक करना। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो विश्वास के साथ आप जुड़े हैं हमारे साथ। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे डाटा देने का। तो लगभग 185 और 90 के बीच में अभी तक हमने PYQ प्रश्न मतलब पिछले साल के प्रश्नों को शिफ्ट बाय डे बाय और टॉप वीडियो मिला के इतने सारे वीडियो बन चुके हैं। आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पिछले प्रश्नों के माध्यम से बेहतर करना चाहते हैं तो जाके देखिए विद्यार्थियों। और आपको बता दें, रीजनिंग भी हल हो रहा है, मैथ्स भी हल हो रहा है, जीके भी हल हो रहा है और हिंदी भी हल हो रहा है। टॉप वीडियो चल रहा है बिल्कुल शांत तरीके से। रीजनिंग में टॉप चल रहा है, मैथ में डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्न करवा रहा हूँ पूरे 20 शिफ्ट बाई का, जाके देखें। जीके जिसकी बात करें तो इसके पहले हमने भूगोल, भूगोल का वीडियो बना चुके। ध्यान रखें विद्यार्थियों, और आप पहली बार जो विद्यार्थी पहली बार देख उसको जानकारी बताना अनिवार्य है, तभी तो देखेगा कि हमारे चैनल में क्या क्या डाटा रखा। और आप पर डे देख रहे हैं, अच्छी बात है। इसके 2 पार्ट बन चुके, जाके देखे हैं। बहुत शानदार प्रकार के प्रश्न जो पिछले साल आ चुके हैं। इतिहास की बात, इतिहास के हमने 2 प्रश्न बना चुके हैं। ध्यान रखें विद्यार्थियों, 2 वीडियो बन चुके मतलब। तो मैं हर पोर्शन का 2-2 वीडियो बना के आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर उठा के हम फिर रिपीट करेंगे तीसरा नंबर वीडियो बना के। तो आपको ध्यान रखना, इन टॉप वीडियो के माध्यम से अगर आप टॉप करना चाहते हैं या टॉप प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देखें। 2024 के प्रश्न ही हल करवा रहा है व्याख्या सहित, समझे। और अब लेने वाले हम आज की आपका संविधान चलने वाला, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान कह सकती हो। संविधान का पार्ट 1 बनेगा 10 प्रश्नों का, और पार्ट भी बनेगा 10 प्रश्नों का। तो आपको हर पार्ट को देखना है। मैथ्स में भी 10-10 प्रश्नों का पार्ट बनाते हैं, एक शिफ्ट में हम 2 पार्ट बना देते हैं कि चलिए। तो आप पहला प्रश्न देखा विद्यार्थी, और आप देखना चाहते हैं पिछले साल के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और नवीनतम वीडियो चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको हम पर डे 4 पोर्शन कवर करवा रहे हैं। चलिए, जो विद्यार्थी हमारे जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, हमें बोल रहा है, देखिएगा, संविधान का प्रश्न है जो हर भर्ती परीक्षा में पूछेगा, जरूर नहीं जीडी का जीडी में काम देगा, क्योंकि हम आपको व्याख्या सहित हल बताने वाले हैं। तो आप लोग पेन कॉपी रख के बैठिएगा। जीके जीएस हिंदी मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल पेन कॉपी रख के बगल में बैठे और पढ़ें, रिपीट करें। हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो 2025 में छपने वाले। चलिए, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। तो हमें न्यायाधीश को हटाना है, तो आपको पता है न्यायाधीश कहाँ होते हैं, न्यायालय में होते हैं, जो आपको न्याय दिलाते हैं, उन्हें हटाने की बात कर रहा है। और कहाँ आया आप देख पा रहे होंगे, SSGD कांस्टेबल 2024 का 20 फरवरी सितंबर पहले का। अगर आपको लगता है कि गलत जानकारी है तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं PDF के माध्यम से, या पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से कहीं पर जाकर देख लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न हमें कह रहा है, ऑप्शन हमें कह रहा है हटाने की बात कर रहा है। उन्हें किस प्रकार हटाया जाता है, वो कौन सही है। देखिए पहला कहता है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। कहे क्यों नहीं भाई न्यायाधीश हो चाहे कोई भी अधिकारी, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उन्हें हटाने की प्रक्रिया होती है कि नहीं। ऐसे में तो फिर कोई मनमानी करने लगेगा फिर, है कि। तो मनमानी ना करे, उनके विशेष कानून होते हैं जिस कारण से वो संविधान या कानून के तहत बने रहते हैं और अपने कार्यों करते हैं निर्वहन। दूसरा, पहला नहीं हो सकता, पहली बात, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। जी यस, हो सकता है। यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया करता नहीं, कोई सा भी न्यायालय का न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वही रहने वाली, समझे। नेक्स्ट देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ कह रहा है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीला प्रक्रिया निर्धारित करता नहीं। ऐसे नहीं है कि न्यायाधीश तो आपको सरल कानून से आप हटा दिया जाए, ऐसा नहीं। न्यायाधीश हो चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय के हो, चाहे कोई भी न्यायालय को, चाहे जिला न्यायालय के, सत्र न्यायालय के, सबको समान अधिकार है और समान अधिकार के रूप में काम करना पड़ेगा। और इसके लिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट, समझे। क्यों, क्योंकि बी कह रहा है न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है कौन, संविधान। बिल्कुल करेगा भाई, ऐसे में तो कोई मनमानी कर सकता है कि नहीं, कि भाई हमें ये करना है, हमें कोई फैसला सुनाना है वही सुनाएंगे, ऐसे हो सकता है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, तो हम आपको 10 प्रश्न करवाएंगे, तो 10 के 10 प्रश्न आपको व्याख्या से समझना है, लिखना है, पढ़ना है और आदि भी करना है, समझे। उसी प्रकार मैथ्स भी देखिएगा, रीजनिंग भी देखें, हिंदी भी देखें, सब कुछ देखें वैल्यू। चलिए, अब इसकी एड जानकारी हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें अनुच्छेद 124 4 में संविधान में हटाने की प्रक्रिया बताया गया, हटाने की, ठीक है, हटाने की। ध्यान रखें, 124 अनुच्छेद के 4 में हटाने का बात कहा गया है न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है। और रही बात, अभी तक पहली बार हुआ ये विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी, ध्यान रखेंगे, वी रामास्वामी जी को हटाने के लिए महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग, याद रखेंगे। न्यायाधीशों और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, एक प्रक्रिया होता है उन्हें हटाने का। लेकिन पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन, वी रामास्वामी पर चलाया गया था, लेकिन यह सफल नहीं रहा, ध्यान रखें, ठीक है।
तो इस कार्ड से नहीं हट पाए थे। मतलब कुछ अगर वो गड़बड़ी कर देते माना जाए और संसद में महाभियोग पारित हो जाता है और वो संसद लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर पास हो गया वो, तो उन्हें हटाया जा सकता है। नहीं है अगर पास हो पाया संसद में, ठीक है, संसद पता ना राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनाते हैं, अगर पास नहीं हो पाता है तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो हटाने की प्रक्रिया पता है, महाभियोग, ठीक है। चलिए, पहली बार किस पर लगा गया था, वीर रामास्वामी, ये भी याद रखेंगे विद्यार्थियों। चलिए, तो नेक्स्ट जानकारी बता, 124 अनुच्छेद 4 में कहा गया है हटाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आप लोग लिखते चलना विद्यार्थी, बगल में ध्यान रखें, ठीक है। संपूर्ण जानकारी समझना है, हर भर्ती परीक्षा की तैयारी हमें यहीं पर करना है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर की बात करें, मध्य प्रदेश आबकारी की बात करें, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा की बात करें, सब जगह हमें काम देने वाला है। तैयारी कर रहे हैं आप, बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं। बस आप लोग सही जानकारी लेकर पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा। चलिए, सेकंड प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान की भाग 4A जी, I1 जानते हो क्या होता है, 4 होता है, वहाँ A लिखा, मतलब 4 का कह सकते हैं आप, ठीक है, इसे 4 का भी कह सकते हैं। का के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक, माता पिता तो आप जानते हैं, संरक्षक मीन्स होता है जो उनकी रक्षा करता है या उनको पालन पोषण करता है, खालिस्तान वर्ष तक की आयु वाले अपने अतः स्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस वक्त सीधी बात कहने की चाह रहा है कि हमें संविधान का भाग 4 का के संविधान का भाग 4 का हमें कहता है कि माता पिता हो या संरक्षक हो, उन्हें कितने साल के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कहा गया। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका रहेगा पहला से 6, ऑप्शन बी रहेगा कहने वाला, ठीक है। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है, ध्यान रखें। ये हमें इसकी जानकारी हमें संविधान के भाग 4 का में मिलती है, ये बात ना भूलें, समझे। तो और इसकी जानकारी अगर हम बताएंगे विद्यार्थी आपको, तो आप देखिएगा क्या है यहाँ पर, पूरा जानकारी बताएंगे। तो 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार कहती है, राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी और माता पिता या संरक्षक भी आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे। और सरकार तो इसका हर्जाना उठाएगी, निःशुल्क पढ़ा रही है। अगर जो माता पिता इस उम्र के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, मतलब वो कानूनी अपराध कर रहे हैं। जी सरकार का कहना, संविधान कहना, समझे। और इसकी जानकारी ऐड करके अगर आप बताना चाहें तो आप बताते हैं, चलिएगा देखिएगा। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में ध्यान रखेंगे। अगर आप बात करें भाग 4, ठीक है, अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। ध्यान रखें, पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे और 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वही है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य। ध्यान रखेंगे, भाग 4 का 51 का में मौलिक कर्तव्य उल्लेख है और वहीं पर हमें 11 नंबर का क्या है, मौलिक कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को माता पिता संरक्षक शिक्षा देने का काम करेंगे, निःशुल्क रूप से सरकार शिक्षा देगी। और रही बात यहाँ पर, और पहले 10 हुआ करते थे, जो 11 नंबर का आया इसे ध्यान रखेंगे 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया, याद रखेंगे। कहाँ पर जोड़ा गया है, भाग 4 का की 51 का में, जो नंबर रहेगा आपका 11। तो आपके पास मौलिक कर्तव्य पहले 10 हुआ करते थे, अब 11 हो गया। 11 कब जुड़ा है, 86वां संशोधन 2002। पूरा डाटा याद रखिएगा, भाग 4 का 51 का में जोड़ा गया है, नंबर 11 रहेगा। और रही बात इसी साथ में अनुच्छेद की बात करें 21 का में मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, किसको, 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि उन्हें शिक्षा दिया जाए। अनुच्छेद इनका 21 का में भी इसको निर्देशित किया गया। चलो, तो जानकारी आप कैसे लगा विद्यार्थी, ऐसी जानकारी चाहते हो आप लोग ना डिटेल ग्रुप में हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपके साथ हैं। और ध्यान रखें, ये भर्ती परीक्षा जीडी भली का है, लेकिन तुम्हें अगली भर्ती परीक्षा में जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग सब काम देने वाला, समझे। तो हम आपके साथ हैं, पढ़ते रहे। 12 बोल रहा हूँ साथ हूँ, मतलब साथ हूँ। पूरा दिसंबर करवा रहा हूँ मैं, पूरा जनवरी करवा रहा हूँ, अब फरवरी पहुँच चुका हूँ। चलिए, और आप लोग विद्यार्थियों हमारा सहयोग करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और विद्यार्थियों का जानकारी साझा करें कि डाटा हमें सही रूप सही चाहिए है कि नहीं, तब भर्ती परीक्षा हम पास कर पाएंगे। चलिए, संविधान सभा, तीसरा प्रश्न कहता है संविधान सभा में हम 10 प्रश्न दिखाएंगे। ध्यान रखें, हर भाग का मैं 10 प्रश्न दिखा रहा हूँ। इतिहास के 10 प्रश्न दिखाए, 2 पार्ट बना चुका हूँ, जाके देखें, टॉप बिल्कुल व्याख्या सहित। उसके बाद भूगोल के 2 पार्ट बनाए व्याख्या सहित। अब इतिहास संविधान का चल रहा है, इसके बाद अर्थशास्त्र कर लेंगे, सब लेने वाले हैं, बने रहिए। संविधान सभा ने खालिस्तान को भारत के संविधान को अपनाया। तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के द्वारा ही तो भारत में संविधान संचालन होता है, नियम कानून प्रक्रिया संचालित होती है। हमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, तो क्या ऑप्शन रहेगा विद्यार्थियों, 26 नवंबर 1949, याद रखेंगे। इस दिन भारतीय संविधान
सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी के अनुसार। और ध्यान रखें 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस या बोल सकते हैं कानून दिवस या बोल सकते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है। रखेंगे विधि दिवस बोलो या कानून दिवस बोलो या संविधान दिवस बोलो, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान को पहली बार 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, अपनाया गया था। समझे? तो ये रहे विद्यार्थी आपका आंसर, आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से हमें ऑप्शन प्रश्न पूछ रहा था। ठीक है, चलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, विधि दिवस कब मनाया जाता है, कानून दिवस कब मनाया जाता है? जब संविधान को पहली बार लागू किया गया था और जिसे संविधान सभा ने अपनाया था उस तारीख को मनाया जाता है। चलिए और हम जानकारी की बात कर विद्यार्थियों, यहाँ हम ऐड जानकारी बताने वाले हैं, समय लंबा लगेगा, पेन कॉपी रख के बैठिएगा, आपका फायदा होने वाला। चलिए और बात करें विद्यार्थियों, देखो संविधान सभा बना था ना, कि संविधान सभा बना था जो 1946 में एक मिशन आया था, उसका नाम क्या था? कैबिनेट। ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन का ही काम था संविधान सभा का निर्माण करना, और संविधान सभा का मेन काम था संविधान को बनवाना। समझे? संविधान बनाना किसका काम था? संविधान सभा का। समझे? और संविधान सभा का निर्माण कौन किया था? कैबिनेट मिशन जो 1946 में इंग्लैंड से आया था। कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया। ध्यान रखेंगे इंग्लैंड से 1946 में कौन आया था? संविधान सभा आया, सॉरी कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 सदस्य याद रखिए विद्यार्थियों। ठीक है, मौके बता देते हैं। चलिए सर स्टीफन क्रिप्स आया था, एलेक्जेंडर आया था, और एक आया था, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ध्यान रखें 3 लोग आए थे आपके कैबिनेट मिशन में। और रही बात, ध्यान रखें 9 दिसंबर को पहली बार 1946 में बैठक हुई। ध्यान रखेंगे अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, अगली तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। इन डेटों को याद रखना है, पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी आपका 13 दिसंबर रहेगा। इस प्रकार से आपको पता होना विद्यार्थियों कि 9 दिसंबर को अध्यक्ष के रूप में 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा, क्या पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि उस समय क्या थे? सबसे वरिष्ठ क्या हुआ करते थे? नेता हुआ करते थे, या आपके व्यक्ति हुआ करते, जिस कारण से इन्हें अस्थायी रूप से बनाया गया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेकंड बार, मतलब 11 दिसंबर की बात करें 1946 में, स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, और इसका मेन उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण करने के लिए इंग्लैंड से आया था। 3 सदस्य था, 2 लोगों मैं नाम बताया हूँ, आप लिख चुके होंगे। चलिए और जानकारी बता विद्यार्थियों, जब पहली बार संविधान लागू हुआ 26 नवंबर को, ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था? 22 भाग आपके संविधान, सॉरी क्षमा चाहते हैं, जब आपका संविधान लागू हुआ इसमें आपको ध्यान रखना है 22 भाग निर्माण किए गए थे। पूरा रूप से लागू नहीं किया गया था, लेकिन 395 अनुच्छेद थे और आपके पास 8 अनुसूची। ध्यान रखना ये बात पूछता है, जब संविधान बना था तो कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। अनुसूची 8 थे। अब ध्यान रखें भागों की संख्या 25 हो गई है, अनुच्छेद 470 हो गए हैं, और आपके अनुसूचियाँ 12 हो गई 8 से। तो इस प्रकार से पहले का डाटा याद रखिएगा और बाद का डाटा भी याद रखना, कितने बढ़कर कितने हो गए। समझे? चलिए और याद रखें विद्यार्थियों, याद रखें 24 जनवरी को 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। याद रखें अंतिम बैठक हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर, अंतिम बैठक आपको याद रखना 24 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, क्या 24 जनवरी 1950 में लास्ट बैठक हुआ था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति नियुक्त किसे किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन नियुक्त किया गया था। चलिए तो जानकारी हम आपको ऐड करके बताते चलते। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, तो थोड़ा लंबा समय हो जाएगा लग रहा है हमें। पहली बैठक याद रखें, दूसरी याद रखें, तीसरी याद रखें, लास्ट याद रखें। राजेंद्र प्रसाद कब राष्ट्रपति बनाया गया, और स्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी कौन था, सब पूछ चुका। ध्यान रखें, समझे? चलिए चौथा प्रश्न कहता है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खालिस्तान से अनधिक सदस्यों को मिलकर बनेगी। मतलब कहने का मतलब है प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी, विधानसभा भी होती, विधान परिषद होती, लेकिन प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो कंफर्म होती। तो हमें कह रहा है विधानसभा का निर्माण कितने सदस्यों से मिलकर बनाया जाता, तो आप बोलेंगे विद्यार्थियों प्रत्येक राज्य की। ध्यान रखें ये ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। समझे? अब देखो वो डिटेल समझा के बताते हैं। कहने का मतलब ये है किसी भी राज्य में विधानसभा होगी, इसके लिए अधिकतम अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं। ठीक है,
अधिकतम हो सकती हैं 500 और कम से कम हो सकती हैं 60। ध्यान रखें, अधिकतम राज्यसभा विधानसभा होंगे 500 और कम से कम होंगे 60। रही बात कुछ स्थानों पर क्या हो रहा है, 60 से भी कम है। जैसे अपवाद की बात करें, गोवा की बात करें तो गोवा में विद्यार्थी कितने आपके पास हैं, 40 हैं, ठीक है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 40 हैं और सिक्किम में 33 हैं, 32 समझ आते हैं। गोवा में 40 हैं, मिजोरम आपके पास कितने हैं, 40 है। और आपका जो क्या है, सिक्किम आप क्या रहेगा, 32। तो ये आपके अपवाद हो गए। आपको कम से कम कितने चाहिए, 60 सदस्य तो होनी चाहिए विधानसभा में, ठीक है। और अधिकतम आपको 500 होनी चाहिए। तो ये जानकारी कैसा लगा आपको, ऐसी जानकारी चाहिए ना विद्यार्थी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार इसके ऊपर हमें क्या कह रहा देखिएगा। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा देखिए, प्रश्न क्रमांक 5वां कहता है, देखना है 10 प्रश्न करवाएंगे, व्याख्या सही, टेंशन वाला, बिल्कुल सही शांत करके मजा आ जाएगा आपको, हर भर्ती में काम देने वाला। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित रखता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे समान तरीका कुछ खालिस्तान को निर्दिष्ट करता है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और इसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, हमें बोल रहा है वो संविधान में विशिष्ट कानून होते हैं, जिस कानून या जिस अधिकारों के आधार पे हमें विशेष कानून दिया जाता है, इन्हें सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और कहने का मतलब वो है आपका रहेगा आर्थिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों या राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। तो हम बोलेंगे विद्यार्थियों इसका आंसर आएगा मौलिक कर्तव्य। तो हर नागरिक के पास, मतलब कहने का मतलब है हम सभी के पास या हमारे सब नागरिक के रूप में हर नागरिक के पास क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है। वो उन अधिकारों के माध्यम से जीवन जीता है और अपने आगे की विचारधारा लेकर रह सकता है। सरकार उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, कहने का मतलब ये है कि नहीं। अब रही बात विद्यार्थियों उसकी जानकारी बताना चाहेंगे तो आप लोग लास्ट देखिएगा और पेन को भी रख के बैठेंगे, थोड़ा लंबा समय लगेगा 10% समझाने में, क्योंकि हम डाटा ऐड करके बता रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिएगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ध्यान रखना, पहले 6 हुआ करते, पहले हुआ करते थे 7, तो आपको पता होनी चाहिए। पहले 7 हुआ करते, अब हो गए 6। तो अब बताएंगे पूरा, पहले 7 अब हो गए 6, समझे। जिस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसी प्रकार से मौलिक अधिकार 6 हैं, अब 7 हुआ करते थे पहले। अब रही बात मौलिक अधिकार की बात करें तो आप किस देश से लाए, तब बोले अमेरिका, क्योंकि हमारा भारत का संविधान अन्य देशों के संविधान से भी मेल खाता है और वहाँ से लाया गया है संविधान बनाने में, ठीक है। तो मौलिक अधिकार ध्यान रखें विद्यार्थी, हमें कहाँ से लाए हैं, अमेरिका से लाए हैं। और ध्यान रखें मौलिक अधिकार आज रखेंगे भाग हमें 3 में मौलिक अधिकार मिलता है, जो अनुच्छेद हमें 12 से 35 तक मिलता है। ये भी याद रखेंगे, इन प्रश्नों को पूछ चुका है, पूछेगा। पेन को भी रख के बैठे, नहीं बैठे तो आप गलती होने वाला। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका से लाए गए हैं, उनकी संख्या 7 थी, अब 6 हो गए, जो अनुच्छेद 12 से 35 में हमें मिलते हैं, समझे। चलिए अगला जानकारी बताएं इसके रूप में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है या भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे भारत का, ध्यान रखें, भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर आप पूछिएगा तो आप क्या बताएंगे, भाग 3 को। ध्यान रखें ये प्रश्न पूछ चुका है, अन्यथा तुम्हारा पछताना हो सकता है, बात ध्यान रखें, समझे। चलिए और जानकारी बता विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे, हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले 7 हुआ करते, अब 6 हो गए हैं। तो जो अंतिम नंबर का था 7वां मौलिक अधिकार कह सकते हैं, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर कहाँ रख दिया गया है, भाग 12 की, ध्यान रखेंगे, भाग लिखते चले, भाग 12 के अनुच्छेद 300 काम रखा गया। ध्यान रख, किसको रखा गया है, देखिएगा हम आपको बताते हैं, पहले 7 हुआ करते थे, अब हो गए 6। तो हम कहते हैं 7 नंबर का था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भाग 12 के 300 का में रखा गया है। ये प्रश्न आपको पहले पूछ चुका, पूछेगा ध्यान, ठीक है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ रखा गया था, ये भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 35 तक में शामिल था। अब इसका हो गया भाग 12 300 का 44वां 1978 में, समझे। चलिए और इतनी जानकारी बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा जानकारी बता रहे हो। ध्यान रखें विद्यार्थियों कि तुम्हारे ही फायदे के लिए ध्यान रखें,
और मज़ा ही आ जाएगा आपको। ध्यान बल्ले बल्ले होने वाले। अगर आप हमारा मैथ्स का देखते हो, रीजनिंग देखते हो, चारों पोर्शन देखिए, अगली भर्ती में भी हम काम देने वाले इन प्रश्नों का, है कि नहीं, और तुम्हारा फायदा होने वाला। लिखिएगा, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो, राज्यसभा जानते हैं संसद का अंग हो, तो ध्यान रखें, तो सभापति जो उसका मेन मुखिया होता है, तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। अगर वो अनुपस्थित रहे तो भाई राज्यसभा का सभापति उपस्थित है तो कौन, राज्यसभा का उपाध्यक्ष संभालेगा ना पद, कौन संभालेगा, है कि नहीं। बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे भाई। राज्यसभा में मुखिया राज्य सभापति होता है, उसके बाद उपसभापति होता है, जिसे उपाध्यक्ष कह रहे हैं, तो वही संभालेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब रही बात, यहाँ पर जानकारी बताना चाहेंगे कि देखिएगा, पदेन पदेन उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, राज्यसभा अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा सभापति होता है, ध्यान रखेंगे कौन होता है, पदेन उपराष्ट्रपति। जैसे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, वहीं आपके क्या है, राज्यसभा के सभापति, समझे। अगर आप बात करें सभापति कौन होते हैं, तो पदेन उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर जगदीप धनखड़ नहीं रहते तो उनके उपसभापति ही कार्यकाल संभालेंगे, मतलब उनका जो क्रियाकलाप है, दैनिक कर्तव्य है, उनको कौन संभालेगा, उपसभापति संभालेगा। अब रही बात विद्यार्थियों अनुच्छेद, अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि पदेन राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, समझे। चलिए, और रही बात विद्यार्थियों, राज्यसभा के सभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, संचित निधि से। संचित निधि होता है ना विद्यार्थियों पैसे देने का, तो अगर आप बोलता है संचित निधि से पैसा दिया जाता है भारत की पदेन राष्ट्रपति जो होता है उपसभापति, समझे। चलिए, और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। चलिए देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न बताते हैं। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत से। तो आप बोलेंगे सर भाग पहला कहता है संघ राज्य क्षेत्र, है कि नहीं। तो हम पहले बात कर रहे हैं, भाग पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा, मौलिककर्ता पूछेगा, मौलिक अधिकार पूछेगा, इन सबको याद रखिए विद्यार्थियों। नीति निर्देशक की बात कर रहे हैं। भाग एक कहता है संघ और राज्य क्षेत्र, नहीं कहता है संघ राज्य क्षेत्र। भाग दो कहता है क्या, भाग दो क्या कहता है बताइए, नागरिकता कहता है, नागरिकता कहता है। और भाग 3 आपका कहता है, क्या कहता है, मौलिक अधिकार कहता है, नहीं कहता, मौलिक अधिकार कहता है। और भाग 4 आपको कहता है नीति निर्देश सिद्धांत, क्या जिन्हें हम कल्याणकारी तत्व भी कहते हैं। ध्यान रखें, भाग 1 का नाम, भाग 2 का नाम, भाग 3 का नाम, भाग 4 का नाम। तो भाग 1 में ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक रहेगा, और भाग 2 में 5 से 11 रहेगा अनुच्छेद, और भाग 3 में 12 से 35 रहेगा। ध्यान रखें, भाग 4 में 36 से 51 रहेगा। अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, भाग का नाम बताया मैं, चारों का नाम, और कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है ये भी बता चुका हूँ। चलिए, तो हमें भाग 4 को नीति निर्देश सिद्धांत या कल्याणकारी तत्व भी कहते हैं, समझे। चलिए, और ध्यान रखें विद्यार्थियों, जो आपके क्या है नीति निर्देश सिद्धांत हैं जो आपको मिलेंगे विद्यार्थियों 36 से 51 के अनुच्छेद के बीच मिलने वाले हैं, और यहीं पर आपके मौलिक कर्तव्य शामिल, आप पता है ना। और ध्यान रखें, जो नीति निर्देश तत्व है ना, आयरलैंड, ध्यान रखेंगे आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड देश संविधान से लाया गया है। इस प्रकार से आपको मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है, अमेरिका से। उसी प्रकार आपका नीति निर्देशक कहाँ से लाया गया, आयरलैंड, समझे। चलिए, इस प्रकार आप पता होनी चाहिए, ये आपका आंसर रहेगा। और हम नेक्स्ट पर दिखाते हैं, तो आप देख पा रहे हो 8 नंबर का है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से संबंधित कह रहा है, तो वित्त आयोग तो आप जानते हैं विद्यार्थियों, इसको कई बार पूछ चुका, आप बोलेंगे अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 हमें बताता है कि भारत में वित्त आयोग होगा, और इसमें ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपको इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछ सकता है। एक अध्यक्ष होगा, ध्यान रखेंगे, और आपके 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा, ये प्रश्न बन सकता है, और आपके 4 क्या होंगे, सदस्य होंगे, ये बात ना भूलें। और आपको पता ही होगा 280 अनुच्छेद में इसकी जानकारी हमें मिलती है कि नहीं। चलिए, और रही बात विद्यार्थियों, इसका गठन कौन करता है, भाई अपने आप निर्माण होता है क्या। ध्यान रखें, इसके गठन की बात करें तो राष्ट्रपति करता है,
कहने का मतलब ये है कि इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। और 280 अनुच्छेद में हमें उल्लेख मिलता है राज्य में वित्त आयोग का गठन होगा। अब रही बात वित्त आयोग की बात करें विद्यार्थियों, इसका गठन देखिए, अब हमें कहता है वित्त आयोग, देखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आपके कौन थे विद्यार्थियों? NK सिंह। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है आपके? 15वें वित्त आयोग के NK सिंह। और इसको भी प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखें विद्यार्थी, NK सिंह। और पूछेगा और जो इनका कार्यकाल रहेगा 2021 से 26 तक, ध्यान रखें, है कि नहीं? तो आपको याद होना चाहिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, जिनका कार्यकाल रहेगा 2021-26 तक। अब इनका कार्यकाल बना रहेगा। इसके बाद अब इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो नेक्स्ट वित्त आयोग आएगा 16 नंबर का जो वित्त आयोग आएगा, इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया तो आप जानते होंगे, अरविंद पनगड़िया, जो आगे कार्यभार संभालेंगे, समझे? तो 15 नंबर के NK सिंह है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। और प्रश्न पूछ चुका है 2021 से 2026 तक रहेंगे। और इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि इनका कार्यकाल होता है 5 साल का, कार्यकाल रहेगा 5 साल का, ध्यान रखें, हर 5 साल में चेंज होती रहती है। तो 2021 में बने हैं, 2026 तक चलेगा आपका, 5 साल जोड़ देंगे कि नहीं? चलिए, तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट होंगे आपके 16 नंबर के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पहले से घोषित कर दिया गया। चलिए, 280 अनुच्छेद हमें वित्त आयोग की बयान कर देता है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, प्रश्न नंबर 9वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया सकता? मतलब आप खुद गलती कर दी, आपको अपने आप बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप गलती किए हैं। अगर आपके प्रति सबूत मिल जाता तो ही आपको माना जाएगा आप गलत किए, समझे? तो इसका हमें ध्यान रखना विद्यार्थियों, अनुच्छेद हमें 20 कहता है, आर्टिकल नंबर 20 हमें बताता है इसके बारे में जानकारी। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी ऐड करके बताते हैं, तो आप ध्यान रखना विद्यार्थियों। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलता है, ध्यान रखें। वो स्वतंत्रता कौन है आप देखिएगा, 3 प्रकार की। पहले देखिए, आप सुन के बताएंगे तो आप लोग लिखोगे नहीं, पर ध्यान रखें, लिखते चलना, ध्यान रखें विद्यार्थी, नोटबुक में नोट भी करते रहें। देखिएगा, अगर आप इस प्रकार तैयारी करेंगे ना, बेसिक मतलब पूरा व्याख्या सहित, तो आपका ही फायदा होने वाला, अगली भर्ती फिर काम दे देगा। देखिए, पहला कहता है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब आपने अगर एक क्या कर दिए, कोई कांड कर दिए, तो आपको इस कांड के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, बार बार नहीं। ये हमें पहला अधिकार कहता है। ठीक है, दूसरा अधिकार कहता है अपराधी को अपराध करने के समय में, देखो सेकेंड नंबर कहता है अपराधी क्या होता है, जो कांड किया था और उस समय जो कानून था और उसके बाद वो चेंज हो गया, तो चेंज होने के बाद अगर सजा मिलती है तो वो सजा नहीं दिया जाएगा। जो उस समय अपराधी किया था, उस समय जो कानून था उसके तहत सजा मिलेगा, समझे? इसका मतलब ये नहीं कि पहले कानून जो था उसको अभी चेंज कर दिया गया और उसको न्याय अभी मिली है, मतलब अभी सजा सुनाया गया है अभी के वक्त में, तो अभी के कानून के तहत उसको नहीं दिया जाएगा, पहले जो सजा था वही दिया जाएगा। ये दूसरा कहता है, समझे? और तीसरा क्या कहता है, देखिएगा इसमें तीसरा कहता है किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कह सकता। मतलब उसको विरुद्ध और अपने आप के विरुद्ध उसे नहीं कह सकता कि आपने गलती की हो या आपने जे कांड की वो कांड की हो। अगर उसके प्रति कोई मिलता है सबूत तो ही हम उसको कह सकते हैं कि आपने कांड की, समझे? पहला आप समझ गए होंगे, दूसरा समझ गए, तीसरा। तो तीन स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 20 के अंदर, समझे? ये आपको देता है। चलिए, अगर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, लास्ट प्रश्न लेंगे इस पार्ट का। 10 नंबर कहता है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है होती है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उसकी अनुपस्थिति में कौन संभालता है? आपको प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखें विद्यार्थियों। तो इसका आंसर आगे विद्यार्थी ध्यान रखें, ये होता है आपका 250। तो राज्यसभा में 250 होती है और लोकसभा भी प्रश्न पूछा है और पूछ चुका है, इसमें आएगा 552। तो लोकसभा में 552 सीटें होती हैं, राज्यसभा में 250 होती हैं और विधानसभा में आपके पास कम से कम अधिकतम 500 सीट होनी चाहिए और कम से कम 60 सीटें। इसको नहीं पूछा क्या? अभी बताया मैंने, हाँ, ध्यान रख विद्यार्थी। और अगली बात करें हम यहाँ पर जानकारी आपको ऐड तो पढ़ा ही रहे हैं कि नहीं? और देखिएगा
और ध्यान रखें, राज्यसभा स्थायी सदस्य होती है, मतलब स्थायी सभा होती है, स्थायी सभा होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा अस्थायी होती है, इसे भंग किया जा सकता। याद रखेंगे, राज्यसभा में 250 सीटें, लोकसभा में 552, जो अस्थायी होती है भंग किया जा सकता, समझे, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता। और रही बात विद्यार्थी, यहाँ पर बात करें राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, ध्यान रखें, कोई निर्वाचित होते हैं, कोई मनोनीत होते हैं, मनोनीत राष्ट्रपति करता, ध्यान रखें। और इनका कार्यकाल, जो राज्यसभा बनेगी 6 साल का कार्यकाल रहेगा। और रही बात यहाँ पर, इनका जो रहता है न्यूनतम आयु 30 साल, कम से कम 30 साल का होनी चाहिए व्यक्ति जो राज्यसभा सदस्य बन सकता है, 250 में शामिल होगा। और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। ये बात ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ चुका, अन्यथा तुम पर कांटा बैठ जाएगा, फिर मत कहिएगा विद्यार्थियों कि सर आप जानकारी नहीं बताए, समझे। 250 सीटें होंगी, 6 साल का कार्यकाल रहेगा और न्यूनतम आयु 30 साल होनी अनिवार्य है। चलिए, और राज्यसभा की बात करें, चलिए और रही बात विद्यार्थियों, 250 तो होनी चाहिए। अब 250 नहीं बनते फिलहाल, है कि नहीं। तो वर्तमान में भारत में 250 राज्यसभा सदस्य, ध्यान रखें। इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से 203 जी आपके विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसमें से 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए, मनोनीत किए गए हैं, मनोनीत। तो आपको रखना है 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करता, राष्ट्रपति करती है। अब वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, महिला तो राष्ट्रपति कह दिया हमने, है कि नहीं। तो 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और बाकी का चुनाव होता है। तो आपके पास 250 में 245 ही क्या है आपके पास अभी वर्तमान में सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्य आपके निर्वाचित हैं और जो विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, और 12 सदस्य आपके मनोनीत हैं। और जिन सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करेगा, ये हो सकते हैं आपके कला क्षेत्र में या साहित्य क्षेत्र में जो अच्छे कार्य किए हों, और आपके विज्ञान क्षेत्र में योगदान दिए हों, है कि नहीं, या हो सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में। इन क्षेत्रों के लोगों को 12 सीटों को प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति खुद करते हैं, समझे। तो ये रहा विद्यार्थी आपका जानकारी। मुझे लगता है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत अच्छा रहा। और हम आपकी जानकारी को बता दें, इस वीडियो के माध्यम से मैंने लगभग 10 प्रश्नों का मैंने व्याख्या सहित हल बताया हूं, जो तुम्हें बहुत साबितगार होने वाला हर भर्ती परीक्षाओं में। और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा जीके कवर कर सकते हो। तो अगर आप इसका व्याख्या सही सेकंड पार्ट चाहते हो, पार्ट नंबर भी, तो आप लोग कमेंट करेंगे। और कुछ गड़बड़ी हो तो इस बात में माफी चाहूँगा। तो फिर मैं आपको त्रुटि रही जानकारी व सही सटीक और व्याख्या सही देने का प्रयास किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे पार्ट नंबर 2। तो बड़ी मेहनत से वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत लगता है, तो आप लोग हमारा सहयोग करें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फिर उसके विद्यार्थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रसाद। और हम आपके लिए लगे तो आप लोग भी लगे रहिएगा, पढ़ाई में तत्पर लगे हैं आपके साथ। आप लोगों को भी एक ही विचार रखना है, हम 2024 में भर्ती नहीं ले पाए तो 25 में हम जेडी कांस्टेबल एग्जाम देकर एक पोस्ट पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद आपका।